आज है 3 जनवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसका अनाउंसमेंट हुआ था जो बजट 2022 था उसकी स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था। इसका उद्देश्य है कि जो बॉर्डर एरिया में विलेजेस हैं, खासकर नॉर्दर्न बॉर्डर पर जो चाइना से लगा बॉर्डर है, वहाँ पर जो विलेजेस हैं जैसे हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और अरुणाचल प्रदेश में, उनको कैसे डेवलप किया जाए। ठीक है। उसके बाद कंप्रहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन किया गया। इसका उद्देश्य है कि जो दोनों देश हैं वो कैसे अपने जो नेशनल मतलब उनके सिटीजन्स हैं, जैसे इंडिया के सिटीजन जो ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया के सिटीजन जो इंडिया में है, उनको कैसे कैसे ट्रीटमेंट दी जाए। मतलब सिमिलर सिचुएशन में उनको सिमिलर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए और किसी भी तरह का उनके खिलाफ कोई प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, किसी भी लॉ का ये जो बायसनेस होती है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर है स्वामी दयानंद सरस्वती। ये फिलोसफर, रिफॉर्मर, सोशल लीडर रहे हैं और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में वैदिक धर्म को रिफॉर्म करने के लिए। ठीक है। और इन्होंने पहली बार स्वराज का कॉल दिया था, इंडिया फॉर इंडियंस, वो 1876 में दिया था। और इन्होंने यूनिवर्सलिज्म को सिखाया लोगों को। ठीक है। किसी एक कास्ट को प्रमोट करने के बजाय इन्होंने संभाव जो फीलिंग होती है उसको बढ़ाने की कोशिश की। और इन्होंने जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम था उस समय, उसको ओवरहॉल करने की कोशिश की। उसी को मद्देनज़र रखते बाद में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स खुले थे 1886 में। ठीक है। और जो पहला डीएवी स्कूल खुला था वो लाहौर में खुला था और उसके जो हेड मास्टर थे वो महात्मा हंसराज थे। ठीक है। इन्होंने ही एक सत्यार्थ प्रकाश पब्लिश की थी अपने जो इनका आइडियाज़ था उसको प्रचारित करने के लिए। और इनके जो फॉलोअर्स हैं उसमें श्री अरविंदो घोष और एस राधाकृष्णन तक आते हैं। ठीक है। फिर हैं सावित्रीबाई फुले। इनको इंडिया की पहली महिला टीचर माना जाता है। 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म हुआ था सतारा में, सतारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। ठीक है। और जब ये 9 साल की थी इनकी शादी हो गई थी ज्योतिराव फुले से, उन्होंने ही इनको पढ़ाया और बाद में टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाया था। बाद में इन लोगों ने एक स्कूल खोला था, गर्ल्स स्कूल, भीड़ेवाड़ा, पुणे में, 1848 में। ठीक है। एज ए सोशल रिफॉर्मर इन्होंने बहुत काम किए। इन्होंने वुमेन राइट एडवोकेसी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, महिला सेवा मंडल, 1852 में। ठीक है। और 1860 में इन्होंने एक कह सकते हैं स्ट्राइक ऑर्गेनाइज कराई थी जो विडो वुमेन की शेविंग होती है उसके खिलाफ। ठीक है। और इन्होंने ही बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, जिसको कहते हैं होम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेंटिसाइड, एक ये खोला था जो प्रेग्नेंट विडोज़ होती हैं उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था उसके खिलाफ। ठीक है। और इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज, विडोरी मैरिज, इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, सती और डावरी सिस्टम के खिलाफ, इन सब के खिलाफ इन्होंने काम किया था। ठीक है। उसके बाद और 1873 में इन्होंने जो फूले थे इन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया था जिसको कहते हैं ट्रूथ सीकर सोसाइटी। फिर है स्मार्ट प्रोग्राम। स्मार्ट का मतलब है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। इसको 2 संस्थाओं ने मिलकर चलाया है इस प्रोग्राम को, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, जो कि ये दोनों ही संस्थाएं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में आती हैं। ठीक है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि जो साइंटिफिक रिसर्च है प्रायोरिटी हेल्थ केयर में, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, खासकर जो आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल्स हैं उसमें। और इसके लिए कई सारे इनिशिएटिव कॉन्सेप्टलाइज किए गए हैं, जैसे कि उन ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना, उनको सपोर्ट करना और जो इनोवेटिव रिसर्च आइडियाज़ होते हैं उनको प्रमोट करना। जो माइंस एग्जॉस्ट हो चुकी होती हैं उनको किसी रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए रीडेवलप किया जाता है, जैसे वाटर स्पोर्ट, अंडरग्राउंड माइन टूरिज्म, गोल्फ ग्राउंड या बर्ड वॉचिंग वगैरह के लिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है वही ये सारे इनिशिएटिव लेता है। ऐसे ही 2 इनिशिएटिव लिए गए, एक मुदवानी डैम इको पार्क है और अनन्या वाटिका इको रिस्टोरेशन पार्क, ये दोनों ही क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में हैं। ठीक है। इनको मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने डेवलप किया है। उसके बाद सारी फेस्टिवल विरासत, ये इसका दूसरा फेज़ होगा जो कि जनपद नई दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसका उद्देश्य होता है कि जो हमारे यहाँ तरह तरह की साड़ियाँ हैं उनको उनको उनका प्रदर्शन करना और जो हैंडलूम वर्कर्स हैं, खासकर जो वीवर्स हैं, उनको प्रमोट करना। फिर है फेम स्कीम का फेज़ 2। फेम का मतलब है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करती है डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ और इसका उद्देश्य है कि जो हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, मतलब जिसमें जैसे कार डीजल के इंजन होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक इंजन भी लगा रहे, ठीक है, वो स्विच कर सकें, उनके प्रमोशन की बात की गई है इसमें। और इसके लिए कई सारे इंसेंटिव दिए गए हैं। फेम इंडिया 1 शुरू हुआ था 2015 में और ये इसका फेम इंडिया 2 चल रहा है एक तरह से।
ठीक है, इसमें भी कई सारे टारगेट है, जैसे 10 लाख E2 व्हीलर्स और 5 लाख E3 व्हीलर्स और 55,000 4 व्हीलर्स और 7,000 बसेस का टारगेट है इसमें। ठीक है, और इसको एक्सटेंशन मिला है अभी 31 मार्च 2022 तक। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है और फ्यूल सिक्योरिटी जो अपने यहाँ इनसिक्योरिटी है उसको कम किया जाए। फिर है समेत शिखर जी। समेत शिखर जी जो है पारसनाथ हिल गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है। ठीक है, पारसनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है और ये झारखंड की सबसे ऊंची माउंटेन है। ठीक है, समेत शिखर जी को शिखर जी भी कहते हैं। ये जो जैन धर्म के बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिम साइट है। शिखर जी का मतलब ही वनरेबल पीक होता है और ये दिगंबर श्वेतांबर दोनों ही सेक्ट की, जो जैन धर्म के दोनों सेक्ट हैं उनकी दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत माना जाना है। और श्वेतांबर पंच तीर्थ में इसको इंक्लूड किया गया है। जो श्वेतांबर पंच तीर्थ है उसमें अष्टपद, गिरनार, दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू में जो है, और शत्रुंजय और शिखर जी, ये 5 हैं। फिर है सर क्रीक। सर क्रीक जो है कच्छ रीजन में है गुजरात के, जो कि इंडिया के गुजरात को जो पाकिस्तान का सिंध है उससे डिवाइड करता है और ये काफ़ी मार्शी एरिया है और मतलब टोपोग्राफी मार्शी है और क्या कहते हैं, ये बहुत डेंजरस इलाका माना जाता है। पॉइजनस स्नेक और स्कॉर्पियन पाए जाते हैं। ये इसका ओरिजिनल नाम था बनगंगा था, लेकिन सर क्रीक ने इसको डिमार्केट किया था, इसलिए इसका नाम सर क्रीक पड़ा। वो 98 किलोमीटर की बाउंड्री है जहाँ पे कुछ नहीं रहता, सिर्फ टाइडल एस्चुरीज हैं रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये जो है डिस्प्यूटेड क्यों, क्योंकि पाकिस्तान क्लेम करता है इसके आगे का एरिया और इंडिया जो है वहाँ पे अभी भी पेट्रोलिंग वगैरह करता है। फिर है पायरो रीजन्स। पायरो रीजन्स स्पेसिफिक फायर रेजिम्स हैं। स्पेसिफिक फायर रेजिम्स का मतलब हुआ कि वहाँ पे फायर का साइज, फ्रिक्वेंसी, सीजनैलिटी, इंटेंसिटी, ये सब आप मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हो अगर आपको ये पता है कि वो किस रेजिम में पड़ता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं अर्थक्वेक के लिए अलग अलग जोन्स होते हैं। ठीक है, किस जोन में आता है उससे आप पता लगाएंगे कि यहाँ कितना इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ सकता है या कितना वल्नरेबल है। तो ये वही पैटर्न है और इसको मैप किया गया अभी यूरोप में, क्योंकि यूरोप में अभी देखा गया कि बहुत सारे फायर हुए क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो उन्होंने एक मैपिंग की और ये जानने की कोशिश की कि ऐसे ऐसे मतलब क्या सिमिलरिटी है किस किस रीजन में। ठीक है, तो उन्होंने एक मैप बनाया और उसमें इन पायरो रीजन्स को मार्क किया है। किन्हीं दो पॉइंट के बीच में जो ग्रेविटी स्ट्रेंथ का डिफरेंस होता है उसको टाइडल फोर्स कहते हैं, और किसी बॉडी को इंटैक्ट रखने में जो फोर्स होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। जब किसी बॉडी पर ये टाइडल फोर्स उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स से ज़्यादा हो जाती है तो वो उस बॉडी को डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना में किसी स्टार का डिस्ट्रक्शन किसी ब्लैक होल के कारण जो होता है उसको कहते हैं टाइडल डिस्ट्रक्शन इवेंट। ऐसा तब होता है जब मान लीजिए कि कोई ब्लैक होल है और उसके पास से कोई स्टार गुजर रहा है, क्योंकि वहाँ टाइडल फोर्स ज़्यादा है तो वो उसको डिस्टर्ब कर देगा, उसको डिस्ट्रक्ट कर देगा। ठीक है, तो और वो जो स्टार है उसके जो कंटेंट हैं वो गैस की स्ट्रीम की तरह उस ब्लैक होल के आसपास सेटल हो जाते हैं। ठीक है, इसको एक्रीशन डिस्क कहते हैं, ये जो पार्टिकल सेटल हो जाते हैं। बाद में ये धीरे धीरे बढ़ता है जिसको टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।